नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जहां मैं आपकी मदद करूंगी आपके जनरल इंश्योरेंस के एग्जाम की तैयारी के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज थर्ड चैप्टर से, जहां मैं आपको ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म समझाऊंगी। ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, IRDA हैज़ वेरियस रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू रेंडर द कंज्यूमर्स ग्रीवेंसेस और कंप्लेंट विच कम अंडर प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट रेगुलेशन 2002। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंटरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 2002 है। IRDA जो हमारी रेगुलेटरी कंपनी है, जो हमारे इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर है और देखती है ये काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन्होंने एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रिपेयर करा है, जिसके अंडर आपका कोई भी कस्टमर अपने ग्रीवेंस और कंप्लेंट्स को डाल सकता है उस कंपनी के अगेंस्ट जिनसे उसने इंश्योरेंस बाय किया है। इंश्योरेंस ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम IGMS। IRDA has launched an integrated grievance management system which acts as a central repository of insurance grievance। ये एक central repository है insurance grievance की data की, and it acts as a tool for monitoring grievances in the industry। insurance industry के जितने भी grievances हैं उनको monitor करने का काम हमारा IGMS करता है। पॉलिसी होल्डर्स कैन रजिस्टर ऑन दिस सिस्टम विद देयर पॉलिसी डिटेल्स। अपनी पॉलिसी डिटेल्स के साथ कोई भी पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को यहाँ रजिस्टर कर सकता है और अपनी कंप्लेंट्स को फॉरवर्ड कर सकता है रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी तक। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयर आप याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा 1986 याद रहे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द एक्ट वाज पास टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड टू मेक प्रोविजंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर्स डिस्प्यूट्स सर्विस। Any provision made available to potential users such as banking, financing, transport, insurance, etc. Consumer, any person who buys any goods for a consideration or hires or avails for any service for a consideration। जब भी कोई consideration पे करके हम कोई भी goods या service को buy करते हैं तो हम consumer होते हैं, हम customer होते हैं। Service वो services होती है जो potential होती हैं, जैसे banking है, financing है, transport है, insurance। ये सारी industries हमारी service industries है, क्योंकि ये service provide करती हैं, ये कोई goods sale नहीं करती हैं, ये service sale करती हैं। Detect, it means any fault, defect, it means any fault, imperfection, shortcoming, inadequacy in quality, nature, manner or performance of any service that is being taken by the customer। तो डिफेक्ट है, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, आपने जैसा उसको सोचा वो वैसा फंक्शन नहीं कर रहा है, उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो ये डिफेक्ट है। कंप्लेंट, कंप्लेंट मीन्स कोई भी राइटिंग आप एलिगेशन देते हैं इन राइटिंग, जो कोई भी अनफेयर ट्रेड, डिफेक्ट ऑफ गुड्स, डेफिशिएंसी इन सर्विस, हायर्ड, अवेल्ड और एक्सेस प्राइसिंग, ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जब हमें लगता है क्वालिटी या रेट या उसकी सर्विस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं। Consumer dispute, it means a dispute where a person against whom the complaint is being made denies the disputes and allegations made on him। अगर मैं एक कंपनी और मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगाया है, कोई कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट हुई है और मैं अगर उसको एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देती हूँ, अगर मैं कहती हूँ नहीं ऐसा नहीं है, मेरे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, मेरा प्रोडक्ट ठीक है, या पॉलिसी में मैंने जो आपको कमिटमेंट्स दिए थे हम उसे फुलफिल कर रहे हैं, आपके पार्ट पे कोई प्रॉब्लम है, तो वो कंज्यूमर डिस्प्यूट है, क्योंकि उन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया गया है। जिस पर्सन पर वो एलिगेशन लगा है उसने डिनाई कर दिया है, इसलिए ये एक डिस्प्यूट है। देयर आर 3 कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, 3 तरह के डिस्प्यूट्स हैंडल करने के लिए यहाँ लेवल दिए हुए हैं जहाँ पर कंप्लेंट्स को वो हैंडल करते हैं। फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट फॉरम। डिस्ट्रिक्ट फॉरम एक वो फॉरम है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लेंट्स को हैंडल करती हैं, लेकिन यहाँ के लिए ज़रूरी है कि वो जो कस्टमर की जो कंप्लेंट है उसकी जो गुड्स की वैल्यू है वो 20 लाख से कम होनी चाहिए। दैट मीन्स अप टू 20 लाख ऑफ रुपीज़। अगर हमारी कोई प्रोडक्ट है जिसमें कोई या सर्विस है जिसमें हमें लगता है कि अप टू दिमाग नहीं है, उसकी कंप्लेंट हमें फाइल करनी है, तो हम डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। नाउ स्टेट कमीशन, दे टेक कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज मोर देन 20 lakhs बट लेस देन 100 lakhs। दैट मीन्स 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की अगर आपकी वैल्यू है गुड्स की, तो आप उसकी कस्टमर की कंप्लेंट लेकर जाएंगे स्टेट कमीशन के पास। एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन ईच स्टेट एंड दे टेक केसेस विच आर नॉट सेटल्ड एट डिस्ट्रिक्ट फॉरम्स, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट फॉरम में तो सिर्फ 20 लाख तक के केसेस आएंगे, तो इन केसेस को हम स्टेट कमीशन के पास लेकर जाते हैं। नाउ थर्ड इज नेशनल कमीशन। दे टेक कंप्लेंट वेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स इज एक्सटीडिंग 100 lakhs। अगर 100 लाख से ऊपर की वैल्यू है तो हम जाएंगे नेशनल कमीशन पे। एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, दे टेक केसेस विच आर नॉट सेटल्ड एट स्टेट लेवल। ये वो केसेस लेते हैं जो स्टेट लेवल सेटल नहीं कर सकते। अच्छा,
आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फर्स्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड का नाम है स्टेट कमीशन एंड थर्ड का नाम है नेशनल कमीशन। ये नाम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि वो नाम चेंज करके आपको दे सकते हैं। आपको नेशनल कमीशन की जगह सेंट्रल कमीशन लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप रॉन्ग आंसर चूज कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कमीशन का नाम नेशनल कमीशन ही है एंड इट इज़ रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इस पर ध्यान रखेंगे। नाउ प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट। प्रोसीजर क्या है? कंप्लेंट पर्सनली या हम ऑथराइज पर्सन को भेज के फाइल कर सकते हैं। इसके लिए कोई फीस की ज़रूरत नहीं है। कंप्लेंट फाइल करने के लिए किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है। नाउ नेचर ऑफ कंप्लेंट। डिले इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। कंप्लेंट किस तरह की हो सकती है? आपके सेटलमेंट के क्लेम के सेटलमेंट में डिले हो गया या नॉन सेटलमेंट है, क्लेम पास ही नहीं हो रहा है। रिपुडिएशन ऑफ क्लेम, उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी तरीके का डिस्क्रिपेंसीज अराइज हो गई है। पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन इम्प्रॉपर। पॉलिसीज़ की टर्म या कंडीशन इम्प्रॉपर है, जैसा कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिसी ऐसी है जो कस्टमर के अगेंस्ट है, इस तरह की भी कंप्लेंट हो सकती है और आप उसमें जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई केस जाता है ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो उसमें सबसे पहले जो IGMS है वो ध्यान रखती है पॉलिसी होल्डर के बेनिफिट का, उसके इंटरेस्ट का। वो ध्यान रखती है कि किसी भी अनफेयर मीन से कंपनी उसका लॉस ना करा सके। तो ये आपका कंज्यूमर की कंप्लेंट्स का नेचर है, उसका टाइप है। कंज्यूमर फॉरम ऑर्डर्स। इफ़ एलिगेशन मेड इन द कंप्लेंट इज़ प्रूव्ड, अगर प्रूव हो जाता है कि जो एलिगेशन लगाया हुआ है कंप्लेंट में वो ठीक है, देन द फोरम कैन इशू एन ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपोजिट पार्टी के लिए फोरम जो है वो ऑर्डर दे सकता है कि अब उनको पेमेंट करना पड़ेगा या उनको गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न द गुड्स प्राइस, और टू रिमूव डिफेक्ट्स और डेफिशिएंसीज इन द सर्विस, टू डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड मीन्स वो दोबारा उसी पॉलिसीज़ की टर्म्स की कंडीशंस के या उस तरह के प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। टू प्रोवाइड एडिक्वेट कॉस्ट टू द पार्टीज़, और जो भी खर्चा आपका हुआ है कंप्लेन उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से जो आपने सफ़र करा है, आपका जो नुकसान हुआ है, वो कॉस्ट आप मांग सकते हैं उस कंपनी से, अगर आप IGMS के थ्रू जाकर सही चैनल वे में उनसे अपने कस्टमर कंप्लेंट देते हैं, फाइल करते हैं। एंड लास्टली टू अवॉर्ड सच अमाउंट एज कॉम्पनसेशन टू द कंज्यूमर फॉर एनी लॉस और इंजरी। अगर उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपका कोई लॉस या इंजरी हुआ है तो उसका कॉम्पनसेशन वो आपको देने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर कौन देगा? कंज्यूमर फॉरम ऑर्डर्स। और किससे देगा? ऑपोजिट पार्टी को, दैट मीन्स उस कंपनी को जिसके अगेंस्ट आपने कंपनी में कंप्लेंट की है। नाउ इंश्योरेंस ऑम्बर्ड्समैन, जिसे हम लोकपाल भी कहते हैं, द ऑब्जेक्टिव टू रिजॉल्व ऑल कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू सेटलमेंट ऑफ क्लेम। जितने भी कंप्लेंट्स उनको रिजॉल्व करने का काम इनका ऑब्जेक्टिव है। एंड ऑन द पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इम्पार्शियल मैनर। ये इम्पार्शियल रहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। द ऑम्बर्ड्समैन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर कैन एक्ट एज अ मीडिएटर। दे कैन टॉक टू बोथ द पार्टीज, दे कैन काउंसल देम विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड दे कैन मेक अ डिसीजन, एंड द डिसीजन ऑफ द ऑम्बर्ड्समैन वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द कंप्लेंट इज फाइनल। ऑम्बर्ड्समैन आपकी केस को, आपकी प्रॉब्लम को, आपकी कंप्लेंट को देखकर जज करेगा कि वो एक्सेप्ट करेगा कंप्लेंट या रिजेक्ट कर देगा। अगर उसको लगता है आप फेयर कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं और कंपनी ठीक है तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। नाउ कंप्लेंट्स टू ऑम्बर्ड्समैन। एनी कंप्लेंट शुड बी मेड इन रिटन, आपको रिटर्न में देनी होगी, राइटिंग में देनी होगी, साइंड बाय द इंश्योर्ड और इट्स लीगल हेयर। आपको इंश्योर्ड जो पर्सन है वो या उसके लीगल हेयर से साइन करानी होगी। कंप्लेंट्स कैन बी मेड इफ कंप्लेंट वॉज इनिशियली मेड टू द इंश्योरर एंड वॉज रिजेक्टेड और नॉट रिसीव्ड बाय द इंश्योरर, नो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई गिवन बाय इंश्योरर, कंप्लेंट इज मेड विद इन 1 year or 1 year from date of rejection from insurer, complaint is not pending in any court or the कंज्यूमर फोरम। अगर इस तरीके की कंप्लेंट है तो आप ऑम्बर्ड्समैन में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। नाउ रिकमेंडेशन। अब क्योंकि ऑम्बर्ड्समैन के पास कंप्लेंट गई है तो वो कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है। ऑम्बर्ड्समैन हैज़ टू गिव इट्स रिकमेंडेशन विद इन अ मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। जिस दिन उन्हें कंप्लेंट रिसीव होगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें अपनी रिकमेंडेशन देनी होगी। रिकमेंडेशन की क्या रिकमेंड वो करते हैं उस चीज़ के लिए। कॉपीज और रिकमेंडेशन आर सेंट टू बोथ द कंप्लेनेंट एंड द इंश्योरर। इंश्योरर मीन्स द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने इंश्योरेंस करा है, और कंप्लेनेंट मीन्स द कस्टमर जिसे पॉलिसी सेल हुई थी, या उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उनके पास आप रिकमेंडेशन भेज सकते हैं, ऑम्बर्ड्समैन भेज सकती है। रिकमेंडेशंस हैव टू बी एक्सेप्टेड इन राइटिंग बाय कंप्लेनेंट विद इन 15 days। अगर आप एक कंप्लेनेंट है, आपने कंप्लेंट फाइल की है तो 15 दिन के अंदर आपको राइटिंग में एक्सेप्टेंस देनी होगी कि आप जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। आप एक्सेप्ट करेंगे एंड अ कॉपी ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर by the insured should be sent to the insurer and his
रिटर्न कन्फर्मेशन विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग सच एक्सेप्टेंस लेटर। 15 दिन के अंदर आपको उस कंपनी को भी राइटिंग में देना पड़ेगा कि जो रिकमेंडेशंस आपको ऑम्बर्ट्समैन ने दिया आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर्स के साथ आप 15 दिन के अंदर आप इंश्योरेंस कंपनी को भी भेजते हैं। कौन भेजते हैं? इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मीन्स द पॉलिसी होल्डर और इट्स लीगल हियर। नाउ अवार्ड्स बाय ऑम्बर्ट्समैन। अब रिकमेंडेशन तो हो गई है, अब उसको अवार्ड तो देना है। आपका मतलब है रिवॉर्ड का मतलब है जो भी कॉम्पनसेशन है। सो द अवार्ड शुड नॉट बी मोर देन 20 lakhs। 20 lakhs से ज़्यादा नहीं हो सकता। द अवार्ड शुड बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। 3 months के अंदर आपको देना है। 3 months हम कब से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कंप्लेंट रिसीव होने के 3 महीने के अंदर आपको पेमेंट करनी है, कॉम्पनसेशन पे करना है, अवार्ड पे करना है। द इंश्योरेंस शैल अबाइड बाय द अवार्ड एंड सेंड रिटर्न इंटीमेशन टू द ऑम्बर्ट्समैन विद इन 15 days। और जब आपको अवार्ड मिल जाएगा आप रिटर्न इंटीमेशन ऑम्बर्ट्समैन को भेजेंगे कि उन्होंने जो आपकी हेल्प करी, उन्होंने आपके लिए जो कंप्लेंट ली, आपको रिकमेंडेशन दी, आपको अवार्ड भिजवाया, वो आपको रिसीव हो गया है। एंड द इंटीमेशन हैज़ टू बी इन राइटिंग। आपको रिटर्न इंटीमेशन 15 days के अंदर उन्हें देनी होगी। इफ़ द इंश्योर्ड डज नॉट इंटीमेट इन राइटिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ सच अवार्ड, द इंश्योरर मे नॉट इम्प्लीमेंट द अवार्ड। अगर आप रिटर्न में नहीं भेजते हैं तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करने से भी मना कर सकती है। अगर आपको इंटीमेशन भेजना इतना ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ, और मैं आपकी इस पूरी जर्नी में आपके साथ हूँ। आपकी पहली ही बार में आपका जनरल इंश्योरेंस के एग्ज़ाम मैं क्लियर कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।